Hello students, hope you all are fine and safe at your home. Today, before we start today's topic, let's recall the topics that we have done in the previous class. Okay? Now, in the previous class, we have dealt with the topic called Nawabs lose their power. In this, which we have seen that Nawabs and Rajas had seen their power erode. Means we have seen that राजा और नवाब जो है उनकी सत्ता और सम्मान धीरे धीरे उनके हाथ से जा रही थी. इवन द रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन इन मेनी कोर्ट्स. अब ये रेसिडेंट्स कौन है? रेसिडेंट्स जो है दीज पीपल आर द पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के. और इन्हें तैनात कर दिया गया बहुत सारे रियासतों में ताकि जो भी इंडियन राजा है, जो भारतीय राजा है या नवाब है, जो भी राजनीतिक या व्यावसायिक तौर पे जो भी फैसला ले रहे हैं इसके बारे में किसको पता चले? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चले. इसीलिए इन रेसिडेंट्स को वहाँ पे तैनात कर दिया गया. तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि राजा भले ही सत्ता में हो लेकिन उसके पास अब ताकत या पहली जैसी बात नहीं रही या पहली जैसी पावर उनके हाथ में नहीं रही. और धीरे धीरे ये भी देखा गया कि जो रेवेन्यू लेने का जो अधिकार उनके पास था वो भी जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया. और इसी तरीके से कई रियासत भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन चला गया. इसी दौरान जो है कुछ रूलिंग फैमिलीज जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई वो चाहती थी कि और नाना साहेब भी चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करें और उनके बीच का जो मतभेद है वो जो है उसको सुलह कर ले. और मतभेद क्या था? जैसे कि हमने पहले भी देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका खुद के औलाद नहीं थी तो वो गोद ले हुए औलाद को वो चाहती थी कि उनका रियासत या उनका सत्ता का उत्तराधिकारी बनाया जाए. तो जैसे कि आपने पहले ही पढ़ लिया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत जो है ये एक ऐसी दमनकारी नीति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिसके मुताबिक अगर कोई भी भारतीय राजा या रानी जिनके अपनी औलाद ना हो और वो जो पहले जो क्या होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले अगर अपनी औलाद ना हो तो वो अपने रिश्तेदारों के औलाद को लेकर वो उनको गोद ले सकते थे और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे. लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर उनकी अपनी औलाद ना हो तो ऐसे स्थिति में उनकी पूरी रियासत जो है वो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. तो रानी लक्ष्मीबाई इस महज अपना सत्ता वो खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करना चाहती थी. इसी तरीके से नाना साहेब जो है ये भी जो है गोद लिए हुए बच्चे हैं किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बच्चे हैं. और वो चाहते थे कि उनके जो पिताजी को जो पेंशन मिल रहा है उनकी मृत्यु के बाद वो पेंशन उनको भी मिले. तो ये इस बारे में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करना चाहते थे लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात को बिल्कुल भी नकार दिया और उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया. दैट व्हाट वी हैव सीन, इजंट इट? नाउ इसी टॉपिक के अंडर हमने ये भी देखा कि अवध को भी मिस गवर्नमेंट मतलब झूठ भ्रम फैलाया गया कि अवध में प्रशासन सही तरीके से चल नहीं रहा, वहाँ पे लॉ और ऑर्डर जो है बिल्कुल सही नहीं है. ऐसे स्थिति में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब उनको प्रशासनिक तौर से उनको संभालना पड़ेगा ताकि अवध जो है लॉ और ऑर्डर के मुताबिक काम हो सके वहाँ पर. तो अवध को भी इस तरह से बोलकर उन्होंने अवध को भी अपने अधीन कर लिया. गवर्नर जनरल डलहौजी he declared that the Awadh was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. That's what I told you right now. Then इसमें हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे जो है कंपनी चाहती थी कि मुग़ल जो साम्राज्य है उसको ख़त्म कर दे. मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पहला क्या स्टेप निकाला? ये कि जो कॉइन्स में जो सिक्कों में जो राजा का नाम लिखा होता है उसको पहले उन्होंने बंद कर दिया. ओके, देन व्हाट हैपेंड इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of the Bahadur Shah Zafar the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. तो अब देखिए जो मुग़ल साम्राज्य के बहादुर शाह जफ़र जो राजा थे वो तो रेड फोर्ट लाल किले में रहते थे. अब उनको भी जो है अपने ही घर से उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई परिवार उस लाल किले में नहीं रहेगा जबकि उनको कहीं और उनको बसाया जाएगा. तो उस महल से भी उनको बेदखल कर दिया गया.
ठीक है। देन आप ये देख सकते हैं कि इन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसीडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स। फिर हमने ये भी देखा कि इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये भी घोषित कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनकी कोई भी औलाद जो है नेक्स्ट राजा नहीं कहलाएगा, वो जो है सिर्फ एक राजकुमार के रूप में ही उनको बोला जाएगा, लेकिन राजा नहीं उनको घोषित किया जाएगा, या उस जो मुगल साम्राज्य को और आगे नहीं लेके जाने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए उन्होंने ये बात ऐलान कर दिया। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग क्या देखे थे, द पेजेंट्स एंड द सिपॉइज। एज यू नो द पेजेंट्स वेर badly affected from the British government policies because they had to pay very high land revenues, and for paying high land revenues these people used to take loan from the money lenders, and in case if they are unable to pay the loan to the money lenders, then their land was being snatched by the zamindars. So similarly we have seen that the sepoys were also not happy. Now sepoys means कुछ भारतीय जो है वो ब्रिटिश आर्मी के अधीन काम करते थे, लेकिन ये जो sepoys थे इनको भले डेजिग्नेशन उनको जो मिल रहा था उसके मुताबिक उनकी जो सैलरी थी, अगर इसी सैलरी को जब आप कंपेयर करें ब्रिटिश आर्मी में जो ब्रिटिश सिपाहीज जो इंग्लिश सिपाहीज थे उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह भी मिलती थी और इंसेंटिव्स अलाउंसेस सब उनको ज़्यादा मिलता था और काम उनसे कम ही लिया जाता, जबकि भारतीय सिपाही जो थे वो उनसे काम भी ज़्यादा लिया जाता था और वेतन बहुत कम और किसी तरीके से अलाउंस या इंसेंटिव्स इनको नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से उनके मन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए विरोध की भावना आने लगी। फिर उसके बाद हम अब देखेंगे नेक्स्ट कम्स रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इसमें जो हमने क्या देखा कि हमारे भारतीय समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियाँ थी, तो जैसे कि सती प्रथा थी। सो इस तरीके से जो कुरीतियाँ थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ रिफॉर्म्स इंडियन सोसाइटी में लाया जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज की बात कही, साथ में एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम को भी उन्होंने डिक्लेयर किया। इससे लेकिन कुछ भारतीय समाज के लोगों को धीरे धीरे लगा कि उनके धर्म, उनके रीति रिवाज पे अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, ठीक है, तो ये उनको पसंद नहीं आया। अब यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि क्रिश्चियनिटी को भी भारत में फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए। तो इन ऑर्डर टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव फ्रीडम टू द क्रिश्चियन मिशनरीज टू एस्टैब्लिश स्कूल, मिशनरीज एंड चर्च so that the Christianity can be spread in India. But when the Indians came to know about the British motive, these people started resenting because they understood that these people now slowly and gradually trying to interfere in their religious matters as well. So this has created a sense of resentment against the British government. So now you can see every section of the society was upset from the British government's policies and programs. So they want to remove, anyhow they want to throw the British government out of India. Okay, so now we will see in this aspect only, we will see the revolt of 1857. So this here started the revolt of 1857, and this revolt of 1857 is also called as a first war of independence. Now you might ask me, madam, so many people were resenting, how all of a sudden they revolted? मतलब विरोध तो था, लेकिन विद्रोह का रूप कैसे लिया, वो भी इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा विद्रोह क्यों हुआ? तो इसके कई कारण हैं, उनमें से सबसे मुख्य कारण ये सब तो थे, जैसे एक्सेस लैंड रेवेन्यू लेना या ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करना, ये सारे कारण तो थे, लेकिन उसमें एक अहम वजह था जो आग में जो है घी का काम किया। तो वो क्या वजह था, वो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। आज की क्लास में हम उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू देयर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the introduction of the new rifle by the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक न्यू राइफल का इंट्रोडक्शन किया अपनी आर्मी में। ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस भी थे और वो इंडियंस में कुछ हिंदू भी थे और कुछ मुस्लिम्स भी थे। अब ये जो राइफल है, इसमें जो कैट्रिज है, मतलब जो कारतूस है, उसके ऊपर
जो है ऐसा एक भ्रम फैलाया गया या ऐसा एक अफवाह फैल गई थी कि वो जो कारतूस के ऊपर जो है या तो फिर गाय या तो सूअर का जो चर्बी है उसका लेप लगाया गया है ताकि इसको ग्रीस कर सके, ठीक है, उसको लुब्रिकेंट कर, एज ए लुब्रिकेंट दे आर यूजिंग द फैट्स ऑफ द काउ और द पिग। जब ये बात जब फैली तो खास तौर से हिंदू सिपॉयज़ या मुस्लिम सिपॉयज़ ये दोनों को ही नागवार गुजरा, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो गाय है वो हिंदू धर्म में पूजनीय है और ऐसे स्थिति में उसकी चर्बी को उसको जब राइफल यूज़ करेंगे उसके कैटरेज को मुंह से काटना पड़ता है, तो जो चर्बी का जो लेप उसमें लगा हुआ है ग्रीस के तौर पे उसको आपके मुंह से बिट करके यू हैव टू फिल इन द कैटरेज इन द राइफल। सो ये जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट के है हिंदू के लिए। इसी तरीके से मुस्लिम्स के लिए भी सूअर जो है उनके धर्म में बहुत गलत माना जाता है और ऐसे स्थिति में मतलब वो उस एनिमल को वो गलत मानते हैं, तो उसकी जो चर्बी है उसको अगर कैटरेज में यूज़ किया जैसे उनको पता चला तो दैट वाज आल्सो अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम्स। सो दे हैव द सिपॉयज़, whether Hindu or Muslim, they resented against the using of the new rifle that has been introduced by the British government. So they denied. So that is what they call as a mutiny. Mutiny means what? Here, what is the meaning of the mutiny? When a group of soldiers they disobey their officers in the army, we call it as a mutiny, and that's why we also call as a 1857 mutiny or Sepoy mutiny। इसका मतलब ही ये है कि जब कोई सोल्जर्स, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जब वो अपने ऑफिसर्स को डिसोबे कर दे इन द आर्मी, वी कॉल देम म्यूटिनी। ओके, वी कॉल इट म्यूटिनी। नाउ आपने तो ये एक मुख्य कारण था क्योंकि अब इनको बहुत बुरा लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने दिन जो भी उनकी दमनकारी नीति थी वो कहीं ना कहीं हर किसी को इफेक्ट तो कर रही थी, लेकिन अब उनके धर्म को लेके बात हो गया, उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात हो गई, तो वो उनको नागवार गुजरा, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। और इसी वजह से यही कारण था जो मतलब ये कारण जो है यही मुख्य कारण था जो आग में घी का काम कर चुका, और यही जो विरोध है ये एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप धारण कर लिया और ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ। और जब 1857 का जो रिवॉल्ट है इसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये आपके हॉट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वाई वी कॉल इट एज ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सच है कि हमारे को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था, लेकिन उसके 100 साल पहले ही उसकी नींव पड़ चुकी थी, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द topic now. A mutiny becomes a popular rebellion. Okay, now here you see a very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy. At the same time, for such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. अब जब आप विद्रोह का कोई रूप ले लेता है तो उस विद्रोह को एक बहुत बड़े मैसिव रूप में कंडक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एकदम सही तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है बहुत अहमियत रखता है जब आप विद्रोह का रूप, मतलब किसी चीज़ को विद्रोह का रूप दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। नाउ सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. आपको पता है कि ब्रिटिशर्स 200 साल से ज़्यादा हम पर राज कर चुके थे। ठीक 100 साल राज करने के बाद जब उन्होंने इतना बड़े तौर पे जब उन्होंने बहुत मैसिव रूप में एक बड़ा रिबेलियन देखा तो ये घबरा गए कि ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, सो Sepoys muted in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Now ये जो रिवॉल्ट है 1857 ये मेरठ से शुरू हुआ था।
ठीक है। जब ये शुरू हुआ उसके साथ ही कहीं समाज के कई तबके के लोग, चाहे वो दूसरे दूसरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के हो, जैसे कोई पेजेंट है, कोई ट्राइबल्स है, ये सभी लोग जो है एक साथ हो गए इस रिबेलियन में, ठीक है, इस विद्रोह में। इन सब ने जो है इन सिपॉइज का साथ दिया, क्योंकि सबको यही लगता था कि उनका एक ही एनिमी है, और वो कौन है, उनका एक ही दुश्मन है, और वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। So, some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. वो सबको ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा विद्रोह है, 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विद्रोह है किसी भी सरकार के अगेंस्ट में। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। Now from मेरठ टू दिल्ली। अब यहाँ पे जो रिवॉल्ट, जो विद्रोह 1857 का जो विद्रोह जो मेरठ से शुरू हुआ, वो दिल्ली तक जा पहुँचा। तो कैसे? Let's see. On 29 March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा या नहीं, तो भी उनका एक फिल्म है जिसमें आमिर खान जो है मंगल पांडे का रोल करते हैं। आप देख सकते हो फिल्म, अगर आपको कभी मौका मिला देखने के लिए। वो मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सिपॉय टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द यूसेज ऑफ द न्यू राइफल, इंट्रोडक्शन ऑफ जो न्यू राइफल जो मैंने आपको अभी बताया, उसके अगेंस्ट में मंगल पांडे ही पहला वो इंसान था जो खुले तौर पे अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट में उसने आवाज़ उठाई। अब उसने जो आवाज़ उठाई उसके लिए, और उसने जो अपने ऑफिसर पर अटैक किया उसके लिए, उसको सबक सिखाने के लिए उनको फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है, इन बैरकपुर। Now some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge. अब उनकी मृत्यु के बाद, किनके, मंगल पांडे की मृत्यु के बाद, उसी रेजिमेंट के, मेरठ के ही उसी रेजिमेंट के कुछ सिपाही जो है वो भी जो है आर्मी ड्रिल, जो फौजी का जो ड्रिल होता है, जैसे हम लोग स्कूल में अर्थक्वेक के लिए मॉक ड्रिल करते हैं ना, वैसे ही आर्मी में भी वहाँ पे एक मॉक ड्रिल जैसा हो रहा था। तो उन्होंने, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस किया, तो वो चाहते थे कि वो उनके फौज को सिखाए कि कैसे ये न्यू राइफल यूज़ करना है। तो इसी दौरान क्या हुआ, कुछ भारतीय, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, ये मेरठ के रेजिमेंट के थे, और वो जो है साफ इनकार कर दिए कि वो न्यू राइफल को बिल्कुल भी, वो आर्मी ड्रिल में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और न्यू राइफल तो बिल्कुल ही उसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। जो मैंने आपको बोला, जो कैटरिज है that is made with the fat of the cow or the pig, that goes against the religious sentiments of Hindus as well as the Muslims. So both the sepoys, whether Hindu or Muslim, they denied to use the new rifle that has been introduced by the British government. Now 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers। इसी दौरान जिन सिपाहियों ने मना कर दिया, जिन सिपाहियों ने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी और उस राइफल का मॉक ड्रिल, मतलब वो आर्मी ड्रिल नहीं किया, उन सिपाहियों को जो है उनको डिसमिस कर दिया, उनको नौकरी से कुछ वक्त के लिए हटा दिया गया, और 10 साल के लिए उनको जेल की सज़ा दी गई, ठीक है, उनको गिरफ्तार करके उनको 10 साल की सज़ा दी गई फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। दिस हैपेंड ऑन 9th May 1857। दिस हैपेंड इन बाय 85 sepoys, those who refused to use the new rifle। So this incident, it took place on 9th May 1857। Understood? Now the response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary। On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys। अब क्या हुआ, उसी रेजिमेंट के बाकी सिपॉइज जो है, इन 85 सिपॉइज ने तो मना कर दिया, इनको सज़ा भी मिली। अब जिनको सज़ा मिली, इनको जेल में डाल दिया गया। अब 10 मई को, ठीक अगले दिन 10th May को, बाकी जो सिपॉइज है वो जो है अपने दोस्तों को रिहा करने के लिए निकल पड़े, ठीक है, उनको रिहा करने के लिए बाकी जो दोस्त है वो निकल पड़े। सो ऑन 10th May, soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys। Now what will you see?
They attacked and killed British officers, they captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. अब ये जो बाकी जो सिपॉइज थे, इन्होंने इन 85 सिपॉइज को जेल से जबरन रिहा कर दिया और साथ ही साथ जो जेल है, बिल्डिंग्स है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है, उन पर अटैक किया, कुछ बिल्डिंग्स को जला दिया। इस तरीके से वो जो है एकदम विद्रोह का रूप ले लिया। ओके, और दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑन द फिरंगी। अब यहाँ फिरंगी कौन है? फॉरेनर्स को, ब्रिटिशर्स को वो फिरंगी बोलते हैं। अब उन्होंने खुले तौर पर उन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो द सोल्जर्स वेर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। अब जो सोल्जर्स है, जो सिपॉइज है, ये भी चाहते थे कि बस बहुत हो गया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करना है और यहाँ से उखाड़ फेंकना है, हमारे देश से उनको यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकना है। तो बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? नाउ अब इनको निकाल दिया जाए तो देश को अब कौन संभालेगा, कौन सत्ता पे रूल करेगा? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब क्या किया जाए? सो द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप सोल्जर्स सोचे, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से निकल जाती है, उसको अगर हम लोग फेंक देते हैं, तो उसके बाद कोई तो होना चाहिए जो सत्ता संभाले। तो उनके पास उसका जवाब था, और ये जवाब था द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने कहा कि हम बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मानेंगे। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम कदेड़ने से, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से कदेड़ने में अगर सफल हो जाते हैं, तो भारत को संभालने के लिए, भारत की राजनीति को संभालने के लिए बहादुर शाह जफ़र जो है उनको ही राजा माना जाएगा। The Sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. घोड़े पे सवार होकर पूरी रात वो जो घोड़े पे सवार होकर वो दिल्ली पहुंचे। तो as news of their Now you will see, as news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. जैसे ही दिल्ली रेजिमेंट के लोगों को, सिपाही को पता चला कि मेरठ से इस तरह से एक बड़ा विद्रोह होकर कुछ सिपाहीज जो है दिल्ली आए हैं, ऐसे मालूम होते ही यहाँ तक कि दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहीज भी जो है विद्रोह पर पार्टिसिपेट करने लग गए, और वो भी विद्रोह का रूप धारण कर लिया और वो भी विद्रोह में हिस्सा लेने लगे। ठीक है, अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वे किल्ड, आर्म्स एंड एम्युनिशन सीज, बिल्डिंग्स सेट ऑन फायर, triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. अब सिपाहीज जो है, जो सोल्जर्स है, जो मेरठ से निकले थे और दिल्ली के जो रेजिमेंट के जो सिपाहीज थे, ये सब एक साथ मिलकर कहीं ब्रिटिश बिल्डिंग्स को जलाया, तहस नहस किया, अटैक किया। उसके बाद वो जो है बहादुर शाह जफ़र से मिलना चाहते थे, ताकि उनको जो है उनका एक सपोर्ट मिले, ताकि अगर कुछ होता है, अगर ब्रिटिशर्स को किसी तरीके से खदेड़ दिया जाए भारत से, तो कोई तो रूलर हो। तो इसीलिए वो बहादुर शाह जफ़र से इस बारे में बात करने के लिए वो उनसे मिलना चाहते थे। ओके, नाउ the emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. अब बहादुर शाह जफ़र को भी पता था कि ये इतना आसान नहीं है कि एक बहुत बड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा होना। इट्स नॉट दैट ईजी, इवन ही न्यू दैट. That's why he didn't want to meet these soldiers, but because the soldiers insisted, they forced him. So there how he met those soldiers. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. Understood? Now the aging emperor had to accept this demand. अब aging जो उनके काफ़ी बूढ़े हो चुके थे बहादुर शाह जफ़र, अब उनके पास भी कोई चारा नहीं था, तो उनको भी लगा कि शायद, क्योंकि उनको भी आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, कैनिंग गवर्नर जनरल कैनिंग ने पहले ही बता दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कोई औलाद जो है राजा नहीं कहलाएगा, एम्परर नहीं कहलाएगा। और अकॉर्डिंग टू गवर्नर जनरल डलहौजी भी, उनके हिसाब से भी उन्होंने भी कह दिया था कि जो रेड फोर्ट है इनकी बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद, उनके कोई भी परिवार जो है लाल किले में रहेगा नहीं, जबकि उनको कहीं और बसाया जाएगा। तो वो भी चाहते थे कि उनका जो सत्ता है उनके हाथ से ना निकले, तो वो भी जो है इस विद्रोह को सपोर्ट करने लगे। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British. अब इन्होंने कई राजाओं को, छोटे छोटे राज्य के जो राजा हैं,
चीफ है, उन सबको उन्होंने लेटर लिखा बहादुर शाह जफर ने, और कहा कि हम सबको एक साथ होना होगा एक यूनियन के रूप में, ताकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है भारत से खदेड़ सके। तो हमारा एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने हर छोटे छोटे राज्य के राजाओं को और कई रियासत के राजाओं को उन्होंने लेटर लिखा। नाउ दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर had great implications. Now, the Mughal dynasty had rule over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. Now, ये जो छोटे छोटे राज्य रियासत के जो राजा थे, जो चीफ थे, ये तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये मुगल रूलर के नाम पर वो रूल करते थे, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद ये सारी रियासत इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन चली गई। अब उनको लगा कि अगर वो बहादुर शाह जफर जो लेटर लिखे थे, उनका साथ मांग रहे, सपोर्ट मांग रहे थे, तो इनको भी लगा कि अगर हम छोटी छोटी रियासतें अगर दोबारा बहादुर शाह जफर अगर एम्परर के तौर पे खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो इनको पहले जैसा उनको अपनी सत्ता, अपनी रियासत को संभालने का हक मिल जाएगा, और वो जैसे पहले वो अपना सत्ता मतलब अपने जैसा वो राजनीति कर रहे थे या उससे पहले जैसा वो सत्ता चला रहे थे, उनको चलाने का पूरा मौका मिल जाएगा, जो उनसे छिन चुका था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसलिए ये भी जो है इस विद्रोह में इन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, लेकिन जब समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं वो तो विद्रोह में शामिल थे ही थे, साथ में कई रियासतों के राजा नवाब सब जब इसमें कूद पड़े, जब वो भी इसको सपोर्ट करने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो समझ में नहीं आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोची ये कैसे ऐसे हो गया, मतलब ये कैसे इतना बड़ा विद्रोह हो गया, ये सभी लोग कैसे एकजुट हो गए, ठीक है, क्योंकि उनकी तो एक ही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, यही कर रहे थे वो। लेकिन जब एक साथ इन लोग हो गए तब इनको भी बड़ा धक्का लगा कि भाई ये क्या हुआ, इतना बड़ा विद्रोह कैसे विद्रोह का रूप लिया, जिसमें राजा भी आ गए हैं, ट्राइबल्स भी आ गए हैं, पेजेंट्स भी हैं, सब कोई है, ठीक है। So they thought the disturbance caused by the issue of the cartridge would die down. उनको लगा था जो कैटरेज, जो न्यू राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो कैटरेज यूज़ किया जाता है, वो कैटरेज तो मैंने आपको पहले ही बताया, इट वॉज ग्रीस विद द फैट ऑफ द काउ और द पिग। तो ये उनको लगा कि ये जो मुद्दा है वो धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म हो जाएगा या फीका पड़ जाएगा, फिर उसके बाद कोई इसको बात नहीं करेगा। उनको ये नहीं पता था कि ये विरोध जो है इतना बड़ा विद्रोह बन जाएगा, ये उन्होंने बिल्कुल भी उनको आशंका नहीं थी, ठीक है। बट बहादुर शाह जफर्स decision to bless this rebellion changed the entire situation dramatically. लेकिन ये सिचुएशन एकदम ही से चेंज हो गया जब बहादुर शाह जफर ने ही इस रिबेलियन को, मतलब इस रिवॉल्ट को या इस विद्रोह को सपोर्ट किया, और वो जो एक लीडर के तौर पे जब सामने उभर कर आए और इस विद्रोह, ये जो 1857 का जो विद्रोह है उसका एक लीडर के तौर पे जब वो सामने आए, तो ये पूरा सिचुएशन एकदम ही अलग हो गया, एकदम ही चेंज हो गया। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. अब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि जब बहादुर शाह जफर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बदले में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चले जाती है और बहादुर शाह जफर फिर से राजा बन जाते हैं, तो ऐसे तौर में उनको एक तरह से उनको करेज मिला कि हाँ परवाह नहीं, हम इनके अधीन रह के हमारे जो लॉस्ट रियासत है या हमारी जो बहुत सारी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो दमनकारी नीतियों की वजह से जितने लोग प्रभावित हुए, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से उनको करेज मिला या ताकत मिली, हिम्मत मिली कि भाई अब हमारे पास कोई तो ऐसा है, राजा है जो हमको लीड कर सकता है, और उसी तरीके से हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी आसानी से भारत से खदेड़ सकते हैं, ऐसा इनको लगा। ओके, सो it gives them the courage, hope and confidence to act. Okay, so you have understood that how the revolt started from Meerut, it went up to Delhi. Okay, now I would like to show you some of the pictures. So my dear students, just have a look on your screen. Just there one picture is there, just have a look on it. It is a battle in the cavalry line. See,
On the evening of 3rd July 1857, over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry post. The battle continued all through the night. This is a picture of the battle between the Sepoys and the British soldiers. Okay. Now next you can see this is the picture of Bahadur Shah Zafar. You can also say the last Mughal emperor. Okay. So he is the Bahadur Shah Zafar. Now next picture, just have a look on your screen. It's a picture of Rani Lakshmi Bai. Okay. She was the one who fought against the Britishers, and यहाँ पे आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की जो रियासत थी झांसी, वो उनके हाथ से चली गई क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की दमनकारी नीति जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके हाथ से छीन लिया गया था। तो वो अपने सत्ता को बचाने के लिए रानी जो है झांसी की रानी जो थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी, बहुत दृढ़ता से, बहुत साहस से उन्होंने उनसे लड़े। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हालांकि वो उनमें वॉर में वो हार तो गई, लेकिन एक स्त्री होने के नाते उन्होंने अपने आप को झुकने नहीं दिया। भले ही वो मृत्यु से गले लगा ली, मृत्यु मतलब मौत से गले लगा लिया, लेकिन फिर भी वो जो है हार नहीं मानी। सो दिस इज़ ए ग्रेट मैसेज फॉर ऑल द इंडियन women, isn't it? So this is the picture which you must know. This is the picture, just have a look on your screen. This is a picture of Mangal Pandey. Okay, so you can see this is the postal stamp issued in commemoration of Mangal Pandey. I told you that he was the first soldier in the Meerut regiment who rose his voice against the British government, against the usage of the rifle, new rifle. So he was the first soldier, and he was also hanged because he rose his voice and he went against his officers. So that's why he was also hanged. So this man, his name is Mangal Pandey. So you must know who is this great personality. See my dear students, we often हम लोग सब स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश में है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो मैं आज आपको चैप्टर जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ आपको, ये किसी एक या दो जन का बलिदान नहीं है। ये कई लोगों, कुछ लोगों के नाम हमको पता है इतिहास में, लेकिन ऐसे कई लोग, लाखों लोगों ने अपने बलिदान देने के बाद हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। तो इसीलिए डोंट टेक योर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, रेस्पेक्ट योर नेशन, रेस्पेक्ट योर कल्चर and tradition. Okay, so my dear students, I hope that whatever the topic today I taught you, you have understood very well, and I request you all to study at your home and take care of yourself. Be positive. Thank you and Jai Hind.